जादुई लाल नदी। क्या बात है सरिता बहन, तुम अभी तक कपड़े धो रही हो? तुम्हें याद है ना, आज हफ्ते भर का पानी भर के लेकर आना है। कुछ दिनों में नदी फिर से लाल हो जाएगी। अच्छा हुआ सुशीला बहन, तुमने याद दिला दिया। मेरे तो दिमाग से ही निकल गया था। पता नहीं क्या मुसीबत है, हर महीने की अमावस को ये नदी लाल हो जाती है और हम लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पाता। इसलिए सभी गांव वालों को अमावस के कुछ दिन पहले ही हफ्ते भर का पानी इकट्ठा करना पड़ता है। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो सरिता बहन। मैंने भी आज तक इतनी अजीब नदी कभी नहीं देखी, लेकिन चलो क्या ही कह सकते हैं। विजयपुर नाम के गांव में एक ऐसी नदी थी जो अमावस के दिन लाल हो जाया करती थी और कुछ दिनों तक लाल ही रहती थी। गांव वाले इस गुत्थी को कभी समझ नहीं पाए थे और किसी ने इसे समझने का प्रयास भी नहीं किया था। वो लोग अमावस आने से पहले ही हफ्ते भर का पानी भर लेते थे। समय इसी तरह से गुजर रहा था। उसी गांव में मीना और पायल नाम की दो सहेलियां भी रहती थी। मीना अनाथ थी, इसलिए वो गांव में इधर उधर घूमकर कुछ न कुछ काम करती रहती थी। साथ साथ वो लोगों की मदद भी करती थी। एक दिन मीना और पायल अमावस आने से पहले नदी से पानी भर रही थी। तभी मीना कहती है, मैंने गांव के बूढ़े काका से सुना है कि हमारी ये नदी पहले ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। ये सब कुछ सालों पहले ही शुरू हुआ है। हाँ, लेकिन ये सच में बहुत अजीब है। ये नदी अपने आप लाल हो जाती है और फिर कुछ दिनों बाद वापस पहले जैसी हो जाती है। लेकिन इसके पीछे जरूर कोई कारण होगा, कोई ऐसा कारण जो हमें नहीं पता। पता नहीं, जो भी कारण है उसके बारे में तो हमारे बड़े भी नहीं जानते, तो हमें कहाँ से पता लगेगा? अगर पता नहीं है तो हमें पता लगाना चाहिए। मैं कुछ समझी नहीं। कल अमावस है, हम दोनों कल शाम को यहाँ पर आ जाएंगे और रात भर यहीं रुकेंगे। देखते हैं आखिर ये नदी अपना रंग कैसे बदलती है। पायल मीना की बात मान लेती है और फिर अगले दिन दोनों सहेलियां शाम से नदी के पास के पेड़ों के पीछे छुप जाती है। जैसी ही रात होती है, नदी की मुहाने वाली गुफा से कुछ आवाजें आने लगती है। पायल, क्या तुझे वो आवाज सुनाई दी? हाँ मीना, मुझे भी मदद की पुकार सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई मदद के लिए चिल्ला रहा हो। ये आवाज नदी के मुहाने वाली गुफा से आ रही है। हमें वहाँ जाकर देखना चाहिए। जैसे ही दोनों सहेलियां वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि गुफा के अंदर एक चुड़ैल ने 3 परियों को बंदी बना रखा है और वो उन तीनों परियों की बलि चढ़ाने की बात कर रही है। तुम लोग कितना भी प्रयास कर लो, तुम लोग मेरी पकड़ से नहीं बच सकते। तुम्हारी जादुई छड़ियाँ अब मेरे पास है और आज मैं तुम तीनों की बलि देकर फिर से इस नदी को लाल कर दूंगी। ये तुम बहुत गलत कर रही हो चुड़ैल। तुमने अपने लालच के चक्कर में बहुत सारी मासूम परियों की जान ली है, और वो भी ऐसी परियों की जिनका कोई भी दोष नहीं था। हाँ, मैंने बहुत परियों की जान ली है और आगे भी लूंगी, लेकिन बस 1 महीने की और बात है। उसके बाद ये नदी हमेशा हमेशा के लिए लाल जादुई नदी बन जाएगी और इस लाल जादुई नदी की मदद से मैं सारी दुनिया की चुड़ैलों को यहाँ बुला सकती हूँ और फिर उनकी मदद से मैं पूरी दुनिया पर राज कर सकती हूँ। तुम्हारा ये सपना कभी भी पूरा नहीं होगा। देख लेना, कोई ना कोई तुम्हारे इस सपने को चकनाचूर कर देगा और तुम देखती रह जाओगी। जब तुम परियां होकर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकी तो कोई और मेरा क्या बिगाड़ लेगा। और हाँ, अब मैं तपस्या करने जा रही हूँ। अब अपनी बकवास बंद रखना, क्योंकि मुझे उसके बाद तुम दोनों की बलि भी तो चढ़ानी है और तुम्हारा खून उस नदी में भी तो बहाना है। तीनों परियां काफी डर जाती है और ये सारी बात पायल और मीना सुन लेती है। फिर दोनों सहेलियां वहाँ से जल्दी से निकल जाती है। इसके बाद मीना गुफा से दूर जाकर पायल से कहती है, पायल, हमें किसी भी तरह परियों की जान बचानी होगी, नहीं तो वो चुड़ैल उन तीनों परियों की बलि दे देगी और उनका खून इस नदी में डाल देगी। लेकिन हम ये कैसे करेंगे? तुमने देखा ना वो चुड़ैल कितनी खतरनाक है। उसने परियों को अपनी कैद में रख रखा है। आखिर हम आम इंसान क्या कर सकते हैं? मैं जैसा कहती हूँ तू बस वैसा कर। वो चुड़ैल तपस्या कर रही है और इस वक्त वो अपनी आंखें नहीं खोलेगी, इसलिए मैं पीछे से जाकर उसके सर पर वार कर दूंगी और तू इतनी देर में तीनों परियों को छुड़ाकर गुफा से बाहर ले जाना। लेकिन इसमें तो तेरी जान को खतरा है। अगर उन तीनों परियों की और इन सभी गांव वालों की नदी को बचाना है तो इतना खतरा तो मोल लेना पड़ेगा। ठीक है।
इसके बाद दोनों सहेलियां अपनी योजना अनुसार गुफा में जाती है और फिर मीना एक भारी लकड़ी की सहायता से चुड़ैल के सर पर वार करती है, जिससे चुड़ैल कुछ देर के लिए वहीं बेहोश हो जाती है। इतनी देर में पायल उन तीनों परियों को छुड़ाकर गुफा से बाहर ले जाती है। मीना भी गुफा से बाहर जाने वाली होती है कि तभी वो चुड़ैल मीना का पैर पकड़ लेती है और फिर उसे कैदी बना लेती है। तूने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इतनी मेहनत से मैंने उन तीनों परियों को पकड़ा था और उनकी बलि देने वाली थी, लेकिन तूने उनको आजाद कर दिया। तूने मेरी सारी योजना पर पानी फेर दिया, लेकिन खुश होने की जरूरत नहीं है। तूने उनको तो बचा लिया है, लेकिन अब तू अपने आप को नहीं बचा पाएगी। अगर मेरे मरने से उन तीनों परियों की जान बचती है तो मुझे मरना मंजूर है। तूने मेरा बहुत नुकसान किया है, इसलिए मैं तुझे आसान मौत नहीं दूंगी। मैं तुझे जहर वाले खंजर से मारूंगी, जिससे तुझे दुगना दर्द होगा। ऐसा कहकर चुड़ैल खंजर पर लगाने के लिए जहर तैयार करने लगती है। यहाँ दूसरी ओर पायल तीनों परियों को लेकर गांव जाती है और सभी गांव वालों को एक जगह इकट्ठा करती है। क्या हुआ पायल, तुमने आधी रात को सभी गांव वालों को यहाँ क्यों बुलाया? और ये तीनों कौन है? मुखिया जी, ये तीनों परियां हैं। मीना ने इन तीनों की जान बचाई है, परंतु अब उसकी जान खतरे में है। मीना की जान खतरे में है, लेकिन कैसे? जो भी है साफ साफ बताओ। बात ये है कि नदी के मुहाने वाली गुफा में एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल रहती है। वो चुड़ैल हर अमावस को कुछ परियों की बलि देती है, जिस वजह से पूरे गांव को साफ और स्वच्छ पानी देने वाली नदी हर अमावस को लाल हो जाती है। वो चुड़ैल ये सब पिछले 3 सालों से करते आ रही है और वो चुड़ैल इस नदी को जादुई लाल नदी बनाना चाहती है, ताकि वो विश्व की सारी चुड़ैलों को यहाँ इकट्ठा करके पूरी दुनिया पर राज कर सके। अच्छा, तभी हमारी नदी हर अमावस को लाल हो जाया करती थी। हाँ, यही कारण है हमारी नदी के लाल होने का। आपके पूरे गांव को स्वच्छ जल देने वाली नदी हर अमावस को लाल हो जाया करती थी, पर किसी ने भी ये जानने का प्रयास नहीं किया कि आखिर क्यों। लेकिन आपके गांव की बहादुर लड़की मीना ने ये प्रयास किया और फिर उसने चुड़ैल और उसके द्वारा कैद की गई परियों यानी हमारे बारे में भी पता लगाया और उसने अपनी जान दांव पर लगाकर हमें बचाया। लेकिन बेचारी खुद वहाँ फंस गई। अब हमें उसकी मदद करनी होगी। लेकिन आप तो परी हैं, आप तो उसकी झट से मदद कर सकती हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हम अपनी छड़ी के बिना कुछ नहीं कर सकते और हमारी छड़ियाँ गुफा के अंदर है। तो अब हम क्या करें? हम मीना की जान कैसे बचाएं? और हमारी इस नदी को जादुई लाल नदी होने से कैसे बचाएं? आप सभी लोगों को एक साथ मिलकर उस गुफा में जाना होगा और उस चुड़ैल का ध्यान भटकाना होगा। उतनी देर में हम अपनी छड़ियाँ गुफा से ले लेंगे और उस चुड़ैल का अंत निश्चित करेंगे। सभी गांव वाले परियों की बात मान जाते हैं। इसके बाद सभी लोग नदी के मुहाने पर बनी गुफा पर जाते हैं। इतने सारे लोगों को देखकर पहले तो चुड़ैल डर जाती है, परंतु वो हार नहीं मानती और अपने जादू टोने से लोगों को इधर उधर पटकने लगती है। तुम आम लोग मुझ जैसी शक्तिशाली चुड़ैल का सामना करने आए थे। अब तुम लोग नहीं बचोगे। मैं एक एक करके तुम सभी को मार दूंगी। और वैसे भी मुझे ये गांव खाली करना था, कल नहीं तो आज ही सही। चुड़ैल ये सब कर ही रही होती है कि तभी गांव की एक बहुत ही विद्वान औरत हाथ में कलावा और शुद्ध गंगा जल लेकर उस चुड़ैल के पास आती है। वो उस गंगा जल को उस चुड़ैल के ऊपर फेंक देती है, जिससे वो चुड़ैल तड़पने लगती है। और इसी बीच वो औरत उस कलावे को उस दुष्ट चुड़ैल पर बांध देती है, जिससे वो चुड़ैल एक जगह कैद हो जाती है और लोगों को मारना बंद कर देती है। इतनी देर में सभी परियां अपनी अपनी छड़ी गुफा के अंदर से ले लेती है। चुड़ैल, तूने हमारी जैसी बहुत परियों की जान ली है और इतनी स्वच्छ नदी को भी तूने बहुत नुकसान पहुंचाया है, लेकिन अब और नहीं। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं सर्वशक्तिशाली हूँ। चुड़ैल ये सब कह ही रही होती है कि तभी तीनों परी अपनी शक्तियाँ एक जगह केंद्रित करती है और फिर उस केंद्रित शक्ति को चुड़ैल के ऊपर डाल देती है। उस शक्ति को चुड़ैल सह नहीं पाती और वहीं नष्ट हो जाती है। चुड़ैल का अंत देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और फिर रस्सियों में कैद मीना को भी वहाँ से छुड़ा लेते हैं और सभी गांव वाले वापस गांव आ जाते हैं। इसके बाद तीनों परियां मीना के पास आती है और कहती है, सच में मीना, तुम बहुत ही ज्यादा बहादुर हो। अगर आज तुमने हिम्मत ना की होती तो कुछ ही दिनों में वो नदी जादुई लाल नदी बन जाती
और पूरा विश्व खतरे में पड़ जाता और आज हम भी यहाँ अपने पैरों पर खड़े नहीं होते। सच में तहे दिल से तुम्हारा शुक्रिया। मैंने जो भी किया इंसानियत के नाते किया और मैं बहुत खुश हूँ कि अब हमारी नदी पहले जैसी हो गई है। अब हमें 7 दिन 12 महीने स्वच्छ पानी मिलेगा। हाँ बिल्कुल, और अब से इस नदी पर हमारा भी आशीर्वाद है। ये नदी कभी गंदी नहीं होगी और ये साल के 12 महीने पानी देगी ताकि आप लोगों को कभी कोई तकलीफ ना हो। इसके बाद तीनों परियां गांव वालों से विदा लेती है और फिर वहां से चली जाती है। उस दिन के बाद से वो नदी कभी लाल नहीं होती और लोगों को स्वच्छ पानी देती रहती है, जिसे पीकर विजयपुर गांव के लोग हंसी खुशी जीने लगते हैं। चांदीपुर नामक गांव में अर्चना और खुशबू नाम की 2 बहनें अपनी माँ के साथ रहती थी। अर्चना को माँ ज्यादा पसंद करती थी क्योंकि अर्चना पढ़ाई में अच्छी थी और उसे पढ़ना लिखना पसंद था। वहीं खुशबू का मन उतना पढ़ाई में नहीं लगता था, जिस वजह से उनकी माँ खुशबू से घर का काम करवाती थी और अर्चना को एक काम भी नहीं बोलती थी। एक दिन, खुशबू सुबह के 6 बज गए हैं, जल्दी से उठ जा और पूरे घर में झाड़ू लगा दे। क्या माँ, सोने दो ना, कल भी मैंने ही झाड़ू लगाई थी, आज अर्चना को बोल दो। अरे अर्चना ने पूरी रात पढ़ाई की है, उसे आराम की जरूरत है। अब जल्दी से उठ जा और झाड़ू लगा दे, वरना पिटाई लगाऊंगी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन उनके दरवाजे पर एक बूढ़ी भिखारिन आती है। कोई है अंदर? कोई मुझ भिखारिन को थोड़े से अनाज दे दो, गरीब की दुआ लगेगी। तुम्हारी वजह से इस गरीब के घर में चूल्हा जल जाएगा, दान करो। खुशबू किचन में चाय बना रही थी। वो बूढ़ी अम्मा की आवाज सुनकर अर्चना से कहती है, अर्चना, मैं चाय बना रही हूँ, क्या तुम बूढ़ी अम्मा को आटा दे आओगी? अरे तुझे दिखाई नहीं देता कि मैं पढ़ाई करने में बिजी हूँ? मुझे डिस्टर्ब मत कर। आखिर में खुशबू ही चाय को उबलता हुआ छोड़कर बूढ़ी अम्मा के लिए आटा लेकर जाती है। जब तक खुशबू बूढ़ी अम्मा को आटा देने जाती है, तब तक बूढ़ी अम्मा थोड़ा आगे निकल जाती है। अरे रुकिए अम्मा, मैं आपके लिए आटा लेकर आ रही हूँ। खुशबू बूढ़ी अम्मा को आटा देने के लिए घर से थोड़ा आगे निकल जाती है। माफ करना अम्मा, आज थोड़ा देर हो गया, ये लीजिए आटा। कोई बात नहीं बिटिया, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो घर से चलकर यहाँ तक मुझे आटा देने नहीं आता। खुश रहो बेटी। बूढ़ी अम्मा खुशबू को आशीर्वाद देकर वहाँ से चली जाती है। खुशबू जब तक घर को लौटी तब तक चाय उबलकर गिर चुका था। जब खुशबू की माँ बाजार से घर लौटी तो देखा कि सारा चाय किचन में गिरा हुआ है। ये देखकर गुस्से से उसकी माँ खुशबू को डांटते हुए कहती है, खुशबू, क्या तुझे पता नहीं है क्या कि हमारे घर के हालात क्या है? उसके बावजूद भी तू दूध, चीनी, चाय पत्ती बर्बाद कर रही है। अरे क्या फ्री का आता है ये सब लाने के लिए कमाना पड़ता है, पर तुझे कौन समझाए? माँ, मुझे माफ करना, मैं बूढ़ी अम्मा को आटा देने गई थी। अर्चना तो यहीं बैठी थी, ये भी तो चाय देख सकती थी ना। चुप हो जा, मैं तेरी तरह मस्ती नहीं करती हूँ, मैं अपना पढ़ाई कर रही थी। खुशबू, चाय गिराने की तुझे सजा मिलेगी। 3 दिन तक तू घर का सारा काम करेगी और तुझे खाने के लिए सिर्फ एक टाइम दिया जाएगा। खुशबू बहुत दुखी हो जाती है। 3 दिन तक बेचारी खुशबू को अकेले घर का सारा काम करना पड़ा और उसे खाने के लिए भी सिर्फ एक टाइम दिया गया। खुशबू की ये हालत देखकर अर्चना बहुत खुश होती है और उसे चिढ़ाती है। कैसे लग रहा है काम करके? जरा अच्छे से काम कर, तू इसी लायक है, गवार कहीं की। खुशबू को अर्चना पर बहुत गुस्सा आता है। जब रात में अर्चना सो रही होती है तो खुशबू रात में अर्चना के कमरे में घुसकर उसके चेहरे पर केमिकल वाला क्रीम लगा देती है। जब अगली सुबह अर्चना उठती है तो उसके चेहरे पर बहुत ही मोटे मोटे दाने उग आते हैं और उसका चेहरा पूरी तरह से खराब हो जाता है। अपना ऐसा हुलिया देखकर अर्चना रोने लगती है। अर्चना को रोता हुआ देखकर उनकी माँ और खुशबू उसके कमरे में पहुँचती है। क्या हुआ बेटी? माँ देखो ना, इस खुशबू की बच्ची ने क्या किया? इसने मेरा पूरा चेहरा खराब कर दिया। माँ को बहुत गुस्सा आया। उसने खुशबू को गांव में दादी के पास भेजने का फैसला कर लिया।
तुझे यहाँ पर रखकर मैं अपने सर का बोझ नहीं बढ़ाऊंगी। अब तेरा बहुत हो गया। आज शाम को ही तुझे गाँव छोड़कर आती हूँ। माँ शाम की ट्रेन से खुशबू को गांव छोड़ आई। अब खुशबू की परवरिश गांव में होने लगी। गांव में खुशबू को अच्छी शिक्षा भी नहीं मिल पाई। वहीं शहर में रहकर अर्चना पढ़ती रही और पढ़ लिख कर एक अच्छी सरकारी जॉब पाली। गांव में खुशबू के दादा दादी खुशबू को बहुत प्यार करते थे, लेकिन बीतते वक्त के साथ उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद खुशबू के चाचा चाची ने खुशबू को घर से निकाल दिया। अब हम तेरा खर्चा नहीं उठा सकते। आखिर कब तक पालेंगे हम तुझे? हमारे भी तो अपने बच्चे हैं, हमें उनको भी देखना है। इसलिए अब तुम अपने घर चली जाओ। खुशबू उदास मन से अपना सारा सामान पैक करके ट्रेन पकड़कर शहर अपने घर पहुंच गई। खुशबू जब घर पहुंची तो उसे पता लगा कि उसकी माँ भी मर चुकी है और अर्चना ने अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली है। खुशबू को घर में देखकर अर्चना अपने पति के साथ कमरे से बाहर निकलती है और बोलती है, अरे खुशबू, तो यहाँ क्या कर रही है? तू गाँव से वापस क्यों आ गई? अब तेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है। अर्चना, दादा दादी के निधन के बाद चाचा चाची ने मुझे घर से निकाल दिया। मुझे रहने के लिए कहीं तो जगह चाहिए ना, इसलिए मैं यहाँ आ गई। नहीं तो मैं कहाँ जाती? आखिर ये घर मेरा भी है। चुप कर माँ, ये मकान मेरे नाम कर गई है और वैसे भी ये घर बहुत छोटा है, यहाँ जगह नहीं है। कैसी बातें कर रही हो तुम अर्चना? घर कितना बड़ा है और इस घर में कितने सारे कमरे हैं। हाँ तो कल को मेरे बच्चे होंगे, वो कहाँ रहेंगे? हमारा परिवार ही इस घर में मुश्किल से रह पाएगा। इसलिए बहन, तू अपना ठिकाना कहीं और खोज ले। अब खुशबू बेचारी अपना सामान लेकर दर दर भटकने लगी। खुशबू ने बहुत सारे रिश्तेदारों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी खुशबू को अपने घर ज्यादा दिन नहीं रखा। खुशबू बिटिया, अब बहुत दिन हो गए। अब हम तुम्हें अपने घर में नहीं रख पाएंगे। अब तुम जाओ यहाँ से। खुशबू एक पार्क में आकर बैठकर रोने लगती है। तभी उसे वो बुढ़िया दिखाई दी जिसे वो आटा दिया करती थी। उसे देखकर खुशबू उस बूढ़ी अम्मा के पास जाती है और कहती है, अम्मा, क्या आप अब तक जिंदा हैं? हाँ बिटिया, ईश्वर की कृपा से मैंने लंबी उम्र पाई है। तुम ये बताओ, तुम इस तरह पार्क में क्यों बैठी हो और उदास क्यों हो? खुशबू ने अपनी सारी परेशानी उस बूढ़ी अम्मा को बताई। खुशबू की परेशानी सुनकर वो बूढ़ी अम्मा कहती है, तुम मेरे साथ आओ। बूढ़ी अम्मा खुशबू को एक जंगल में लेकर गई। वहाँ एक विशाल सेब का पेड़ था जिसमें बहुत सारे लाल लाल सेब उगे हुए थे। उस पेड़ से एक लाल सेब तोड़कर बूढ़ी अम्मा ने खुशबू को दिया और कहा, ये लो बिटिया, इसे कोई साधारण सेब मत समझना, ये जादुई सेब है। इस जादुई सेब को तुम मनचाहा रूप दे सकती हो। इस सेब को तुम जो भी रूप दोगी, 24 घंटे बाद ये सेब अपने असली रूप में आ जाएगा। आपका शुक्रिया अम्मा, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी। मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, तो मैं इस सेब को एक घर का रूप दूंगी। अब ये तुम्हारे ऊपर है बेटी, तुम इसे कौन सा रूप देना चाहोगी। अब मैं चलती हूँ। बूढ़ी अम्मा वहाँ से चली जाती है। खुशबू उस सेब को जमीन पर रखकर कहती है, हे जादुई सेब, तुम एक छोटा सा घर में बदल जाओ। खुशबू के इतना कहते ही वो सेब एक छोटा सा सुंदर घर में बदल गया। अब खुशबू के पास रहने के लिए घर था। खाने के लिए खुशबू सब्जी व फल जंगल से तोड़ लाया करती थी। 24 घंटे बाद जब वो सेब घर से अपने असली रूप में आ जाता तो खुशबू उसे दोबारा एक घर में बदलने का आदेश देती थी। अब ऐसे ही खुशबू गुजारा करने लगी। धीरे धीरे ये बात अर्चना के कानों तक पहुंची कि खुशबू के पास एक जादुई सेब है जिसे वो मनचाहा रूप दे सकती है और वो उस सेब से एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही है। मैं पढ़ी लिखी सरकारी नौकर होते हुए भी इतने छोटे से घर में रहती हूँ और वो खुशबू अनपढ़ गवार होकर भी ठाठ से जादुई घर में रह रही है। अर्चना कुछ प्लान करके अपने सालगिरह की दावत देने खुशबू के घर गई। मेरी बहन, मैं माफी चाहती हूँ। उस दिन मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही भला बुरा कह दिया था। अब मुझे एहसास हो गया है कि अपने तो अपने ही होते हैं। मेरा सालगिरह आने वाला है और मैं अपने सालगिरह के दावत में तुम्हें बुलाना चाहती हूँ। तुम जरूर आना। ठीक है बहन, तुम इतने प्यार से मुझे बुला रही हो तो मैं जरूर आऊंगी।
खुशबू सालगिरह वाले दिन अपना जादुई सेब लेकर अर्चना के घर पहुंची। केक कटने और पार्टी होने के बाद खुशबू अर्चना से कहती है, बहन अब मैं चलती हूँ। अरे खुशबू, बाहर रात बहुत हो गई है, आज तुम यहीं रुक जाओ, कल चली जाना। अर्चना के जिद करने पर खुशबू वहाँ रुकने के लिए तैयार हो जाती है। वो रात को एक कमरे में सो जाती है और अपने बगल में ही जादुई सेब को रख देती है। खुशबू के सो जाने के बाद अर्चना ने अपने पति से कहा, सही मौका आ गया है, अब आप जल्दी से इस सेब को यहाँ से उठा लो और खा लो। अर्चना का पति सेब को काटकर खा गया। जब सुबह खुशबू सोकर उठी तो उसे अपना सेब कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। खुशबू परेशान हो जाती है और अर्चना से कहती है, अर्चना, क्या तुमने कहीं मेरा सेब देखा है? मैंने यहीं रखा था। नहीं, मुझे नहीं पता तुम्हारा सेब, मैंने तो नहीं देखा। ऐसा कहकर अर्चना वहाँ से नहाने जाती है। खुशबू बहुत परेशान हो जाती है और कहती है, जादुई सेब, तुम जहाँ कहीं भी हो एक बड़े से सेब में बदल जाओ। खुशबू ने ऐसा इसलिए कहा कि जब वो सेब बड़ा हो जाएगा तो उसे आसानी से वो सेब जहाँ भी होगा दिख जाएगा। खुशबू के इतना बोलते ही अचानक अर्चना के पति का पेट फूलने लगा, क्योंकि सेब तो उसके पति के पेट में था। अर्चना, जल्दी यहाँ आओ, मेरा पेट फूलकर फटा जा रहा है। अरे जी, ये क्या हो रहा है? अरे कोई मेरे पति को बचाओ, ये नहीं क्या हो रहा है? अर्चना अपने पति की ऐसी हालत देखकर रोने लगती है। खुशबू उनके कमरे में आती है और कहती है, क्या आपने मेरा सेब खाया था? हाँ, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा सेब खाया था, मुझे माफ कर दो और मुझे ठीक करो, वरना मेरा पेट फट जाएगा। पहले वादा करो कि कभी भी भविष्य में तुम दोनों मेरे सेब कभी चुराने की कोशिश नहीं करोगे। हम वादा करते हैं खुशबू कि हम तुम्हारा सेब चुराने की कभी कोशिश नहीं करेंगे। प्लीज मेरे पति को ठीक कर दो। हे जादुई सेब, अपने असली रूप में आ जाओ। खुशबू के इतना कहते ही वो सेब पहले जैसा हो जाता है। खुशबू कहती है, मैंने तुम पर भरोसा किया, लेकिन तुम मेरे भरोसे के लायक नहीं निकली। अब मैं तुम लोगों से कभी नहीं मिलूंगी। इतना बोलकर खुशबू उनके घर से निकल जाती है और दोबारा बूढ़ी अम्मा के पास जाकर उन्हें सारी बात बताती है। बूढ़ी अम्मा दोबारा से खुशबू को जादुई सेब देती है। उस दिन के बाद से खुशबू जादुई सेब की मदद से अपना जीवन सुखमय पूर्वक बिताने लगती है। काली बहू। माधव ने शहर में कामयाबी हासिल कर ली थी, इसलिए अब वो अपनी पत्नी और अपनी बेटी सोनिया के साथ शहर में रहता था। शहर में माधव का बहुत नाम भी था। सोनिया की शादी की उम्र हो चली थी, लेकिन हमेशा लोग उसके सांवले रंग को देखकर उसे शादी करने के लिए मना कर देते थे। माधव ने बहुत सारे पैसों का लोभ देकर कार्तिक से अपनी बेटी सोनिया की शादी तय कर दी थी, लेकिन कार्तिक को सोनिया बिल्कुल पसंद नहीं थी। माँ, आपने सिर्फ कुछ पैसों के लिए पूरी जिंदगी भर के लिए मेरे पल्ले वो काली कलूटी बांध दी। अरे बेटा, हमने ये घर लोन लेकर खरीदा था, तुझे याद है ना? और वो लोन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। वो शादी कर उस घर में आएगी तो कुछ पैसा तो लाएगी। माँ, लोन तो मैं नौकरी कर करके भी पूरा कर सकता था ना। अब मुझसे बहस मत कर बेटा, तू भी जानता है कि तेरी तनख्वाह इतनी भी ज्यादा नहीं है जो तू इस महीने पूरा लोन चुका सके। सोनिया अच्छे से जानती थी कि उसके रंग की वजह से कोई उसे पसंद नहीं करता, इसलिए वो कार्तिक से मिलना चाहती थी। दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। कार्तिक बस उसे देखकर अपनी किस्मत पर दुख जाहिर कर रहा था। दोनों बहुत देर तक शांत बैठे रहे। थोड़ी देर बाद वेटर खाना लेकर आ जाता है। कार्तिक जी, आप कुछ खाइए। आपने मुझे मिलने बुलाया, कोई खास वजह? हाँ, अगले ही हफ्ते हमारी शादी होने वाली है और हम एक दूसरे को जानते भी नहीं। मैंने सोचा एक बार मिल लेना सही रहेगा। हाँ, सही सोचा आपने। वो दोनों एक दूसरे से बात करते करते घुल मिल जाते हैं। 1 घंटे बात करने के बाद, कार्तिक जी, मैं सीधा ही आपसे पूछ लेती हूँ, मैं कुछ खास सुंदर तो नहीं हूँ और इसलिए कोई मुझसे शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं काली हूँ। अगर आप मुझसे किसी और वजह से शादी कर रहे हैं तो मुझे पहले ही बता दीजिए, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे शादी करने के बाद आपको पूरी जिंदगी पछतावा रहे। कहीं आप कंफ्यूज तो नहीं हो? सोनिया की बिना हिचकिचाहट के अपने मन की बात बोल देने के अंदाज पर कार्तिक फिदा हो गया और उसके काले रंग और कपट को अपने मन में बसा लिया।
तुमसे मिलने के बाद तो मेरी सारी कंफ्यूजन दूर हो गई। मुझे तुम बहुत पसंद हो। और 1 हफ्ते बाद दोनों की शादी हो जाती है। कार्तिक तो सोनिया को अपना चुका था, लेकिन कोकिला अपनी बहू को हर काम में ऐसे जताती थी जैसे मानो काला होना सोनिया का बहुत बड़ा जुर्म हो। ओ मेरी कल्लो बहू, तुझे नहीं पता कि मेरी दवाइयों का समय हो रहा है? मुझे पता है माँ जी, और इसलिए मैंने दवाइयाँ आपके कमरे में पहले ही रख दी थी। कमरे में रख दी थी? कमरे में रख दी थी का क्या मतलब? खाना बन गया क्या? जी माँ जी, आप बैठिए, मैं अभी परोस देती हूँ। अब मुझे खाना नहीं खाना, अब जल्दी से जाकर बाथरूम में रखे कपड़े धो, समझी? दोपहर होने से पहले सब धुल जाना चाहिए। सास अच्छे से जानती थी कि बाथरूम में बहुत ही मैले और बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं और दोपहर तक सारे कपड़े का धोना नामुमकिन है। लेकिन सोनिया बहुत ही मेहनती लड़की थी। बेशक वो हमेशा से अमीरी में पली बढ़ी, लेकिन फिर भी वो बहुत काम करती थी और किसी से कोई शिकायत भी नहीं करती थी। वो दोपहर तक सारे पर्दे, बेडशीट और हर एक छोटी चीज को भी धो देती है। दोपहर हो जाने के बाद, और एक कल्लो कमली, कपड़े धुले या नहीं? और दोपहर का खाना तो तूने बनाया नहीं होगा। नहीं माँ जी, खाना भी तैयार है, मैंने कपड़ों को भी भिगो कर रख दिया और तब तक मैंने खाना बना लिया। सास मन ही मन कहती है, हाँ है तो आखिर काम की। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कोकिला से मिलने उसकी एक सहेली आती है। कहो शारदा, कैसे आना हुआ आज? क्या कोकिला, एक ही मोहल्ले में रहते हैं और तुमने बेटी की शादी की खबर भी नहीं दी। चोरी चुपके बेटी की शादी कर दी और अब बहू को भी छुपा रखा है। ऐसी बात नहीं है, बहू अभी बाजार गई है, 4 घंटे बाद आएगी। कोई बात नहीं, 4 घंटे तक मैं इंतजार करूंगी, लेकिन आज बहू को देख कर ही जाऊंगी। कोकिला धीरे से अपनी बहू के कमरे में जाकर उसे बाहर आने को मना कर देती है। वहीं शारदा को बैठे बैठे भी पूरे 3 घंटे बीत चुके थे। चल कोकिला, अब मैं चलती हूँ। बैठे बैठे पूरे 3 घंटे हो चुके हैं, लेकिन तेरी बहू तो अभी तक बाजार से नहीं आई। लेकिन फिर आऊंगी मोहल्ले की 4 औरतों के साथ और बहू के हाथ का खाना खा कर ही जाऊंगी। चलो, अभी तो इससे पीछा छूटा। इस महीने राहुल को बहुत कम तनख्वाह मिली थी। माँ, इस बार इतनी तनख्वाह बनी है मेरी, मालिक से भी लड़ाई हो जाती है मेरी। अरे इतने पैसों में घर कैसे चलेगा? त्योहार के दिन भी नजदीक आ रहे हैं। कोई बात नहीं माँ जी, हम इतने पैसों में ही मैनेज कर लेंगे। अरे कल्लो बहू, अगर तू इतने पैसों में घर चला सकती है तो बता। कोकिला अपनी बहू को चुनौती दे देती है, लेकिन सोनिया भी कुछ कम नहीं थी। लाइए माँ जी, इस बार मैं बाजार जाती हूँ और मैं अपने हिसाब से घर का सारा सामान ले आती हूँ। पता नहीं क्या रास रचाएगी। और सोनिया अपने हिसाब से ही घर चलाने जितना सामान ले आती है और पैसों की बचत भी कर लेती है। त्योहार भी अच्छे से निकल जाते हैं। देखिए माँ जी, इस बार हमें कोई दिक्कत भी नहीं हुई और सब कुछ कुशल मंगल हो गया। तुम तो बिल्कुल गृहिणी हो। तुम दिखने में जितनी सुंदर हो, उतना ही तुम्हारा दिल भी अच्छा है। कि इतने में ही मोहल्ले की कुछ औरतें और शारदा कोकिला के घर पहुँचते हैं और वो कोकिला से कहती है, अरे कोकिला, ओ कोकिला, कहाँ रह गई कोकिला रानी? अरे क्यों मेरे घर में घुसकर पूरा घर सर पर उठा रखा है? सर पर ना उठाऊं तो क्या करूं? तुमने कारनामे ही ऐसे किए हैं। भला ऐसा क्या कारनामा कर दिया मैंने? तेरे बेटे की शादी हो गई और तूने अभी तक अपनी बहू की मुंह दिखाई भी नहीं करवाई। 1 महीना होने को आ गया। चल अब बहू से मिलवा, मुझे देखना है। अरे पागल, थोड़ी देर पहले आती ना, बहू तो अभी घर में है ही नहीं। अच्छा, कहाँ गई है तेरी बहू? अरे वो तो बाजार गई है, तो रुक, मैं तेरे लिए चाय पानी लेकर आती हूँ। तेरी बहू क्या हमेशा ही बाजार में रहती है? जब मैं पिछली बार आई थी तब भी तूने यही कहा था कि तेरी बहू बाजार गई है। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आज घर का राशन खत्म हो गया है तो बस वही लाने गई है। इतना बोलकर कोकिला अपने बहू के कमरे में चली जाती है और उसे कमरे से बाहर आने के लिए फिर से मना कर देती है। उसके बाद रसोई में जाकर शारदा के लिए पानी लेकर आती है और शारदा को पानी देते हुए अपने मन में कहती है, अगर इसने मेरी बहू को देख लिया ना तो बहुत मजाक उड़ाएगी मेरा, मुझे इसे जल्दी से भगाना होगा। शारदा पानी का गिलास उठाकर पानी पी ही रही थी कि कोकिला कहती है, अरे शारदा, तुझे अपने घर नहीं जाना क्या?
अरे मेरा घर कौन सा दूसरे देश में है, यहीं पास में ही तो है। जब मर्जी तब चली जाऊंगी। अभी तो मैं यहाँ रुककर बहू का इंतजार करूंगी। अरे मैंने तुझे बताया ना, वो बाजार गई है, उसे समय लगेगा आने में। घर का राशन वगैरह भी तो लाना है ना, पूरे 4 घंटे लगेंगे उसे आने में। बहुत दूर वाले बाजार गई है ना, इसलिए। अरे 4 घंटे क्या, मैं तो 5 घंटे भी इंतजार कर लूंगी, लेकिन आज मैं बहू से तो मिलकर ही जाऊंगी। ठीक है, जैसे तेरी इच्छा, बैठी रह यहाँ। ऐसे ही करते करते 4 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन सोनिया अभी तक नहीं आई थी। इतना इंतजार करने के बाद शारदा कोकिला से कहती है, अच्छा ठीक है कोकिला, इतना समय हो गया, तेरी बहू अभी तक नहीं आई। मेरी बहू का फोन आ गया है, मैं चलती हूँ, लेकिन कल फिर आऊंगी 2-4 औरतों के साथ। कल कहीं अपनी बहू को बाहर मत भेज देना, समझी? हाँ ठीक है, नहीं भेजूंगी कल कहीं बाहर, आ जाना देखने। ये कहकर कोकिला अपने घर में बोलती है, बहू तुझे दिखेगी तब तो मुँह दिखाई करेगी ना। शारदा के जाने के बाद कोकिला अपनी बहू को आवाज लगाती है, अरे बहू, मेरी काली कमली, बाहर आ जा। जी माँ जी, लेकिन आपने मुझे इतनी देर कमरे में क्यों रखा? अरे कुछ नहीं, पड़ोस की जो वो शारदा है ना, वही आई थी घर पर तुझे देखने के लिए। बोल रही थी अगर तुझे दिखा देती फिर तेरा मजाक उड़ाती, इसलिए तुझे अंदर जाने के लिए बोला था, और अब तो मैंने उसे भगा दिया। 4 घंटे से उसका पोपट बना रही थी मैं। माँ जी, ऐसा था तो मिलवा ही देते ना। अरे नहीं, कल वो फिर से आएगी, तो तू कल भी अपने कमरे में ही बैठी रहना। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। ऐसे ही अगले दिन शारदा फिर से 2-3 औरतों को लेकर कोकिला के घर आती है, लेकिन कोकिला फिर से बहाना बना देती है बहू के घर पर ना होने का। लेकिन वो सभी औरतें मिलकर प्लान बनाती है कि हम कोकिला के घर अचानक से चले जाएंगे, ताकि वो कोई बहाना ना बना सके और हम उसकी बहू को देख सके। ऐसे ही कुछ दिनों बाद सारी औरतें कोकिला के घर जाती हैं। वो उसके घर की डोर बेल बजाती है। कोकिला अपने बेटे से बात कर रही थी, तो वो अपनी बहू को दरवाजा खोलने के लिए बोलती है, अरे बहू, जरा दरवाजा तो खोलना। कोकिला की बहू दरवाजा खोलती है। कोकिला की बहू को देखकर शारदा कहती है, अरे कोकिला ने नौकरानी रख ली। अरे बहू, कौन है दरवाजे पर? क्या कहा बहू? ये काली कलूटी कोकिला की बहू है? शारदा ये कहकर हंसने लगती है। उसके साथ सारी औरतें भी हंसने लगती है। चलो चलो अंदर चलो, कोकिला से मिलकर आते हैं। वो सभी औरतें अंदर जाती है। शारदा कोकिला से कहती है, क्यों कोकिला, तूने अपनी बहू को इतने दिनों से इसलिए छुपा के रखा था ना, ताकि हम तेरा मजाक नहीं उड़ा सके। मगर अफसोस, तेरी चाल पट्टी और पोल पट्टी सब खोल दी मैंने। अरे देखो देखो, कोकिला अपनी काली बहू घर लेकर आई है। माफ करना, काली बहू नहीं, साक्षात काली माता लेकर आई है। सिर्फ काली माता ही नहीं, अन्नपूर्णा देवी जैसा अच्छा खाना भी बनाती है। दुर्गा जैसा अपना घर बसाना भी जानती है। लक्ष्मी की तरह घर में पैसे जोड़ कर रखती है, और सरस्वती की तरह पूरा ज्ञान है इसे। देखा, इतनी सारी देवियों का स्वरूप दिखता है मेरी बहू में। 1 हफ्ते में ही पूरे घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल ली मेरी बहू ने। मेरी बहू साक्षात देवी माँ का रूप है। मेरी बहू का रंग सांवला है तो क्या हुआ, तुम्हारी बहू तो गोरी है ना, लेकिन तुम कितना खुश हो मैं अच्छे से जानती हूँ। अरे मुझे तो फक्र है अपनी ऐसी बहू पर। तुम्हारी बहुओं से लाख गुना अच्छी है मेरी बहू। कोकिला की कड़वी और सच्ची बातें सुनकर मोहल्ले की औरतों को अपनी गलती का एहसास होता है। हमें माफ कर दो कोकिला, हमने तुम्हारी बहू का रंग देखकर तुम्हारी बेइज्जती करी। तुम्हारी बहू बहुत गुनी है। इस तरह मोहल्ले की औरतें उसकी बहू को आशीर्वाद देकर वहाँ से चली जाती है, और फिर दोनों सास बहू खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर लें। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।